नमस्कार आप सभी का। आज बात करेंगे सैंधव घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन पर। आपको यह पता होना चाहिए कि क्यों इसको सिविलाइजेशन कहते हैं। साथ साथ आपको यह पता होना चाहिए कि प्राचीन काल में एंशिएंट हिस्ट्री में और कहां कहां सिविलाइजेशन विकसित हुई, वह कौन सी नदियां थी जो सिविलाइजेशन को जन्म देती है। नदियां सभ्यताओं की जननी रही है। साथ साथ जब आप इस सिविलाइजेशन को समझिएगा तो आपको सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि वो कौन लोग थे जिन्होंने इस सभ्यता का निर्माण किया। वह कौन विद्वान थे जिन्होंने इस सभ्यता की खोज की और हमें अपने इतिहास को लाके रख दिया। प्राचीन भारत के इतिहास को ला दिया। हमें यह पता लगा प्राचीन भारत में भी समृद्ध सभ्यता का जन्म हुआ था। हमको यह पता होना चाहिए कि हड़प्पा सभ्यता का नामकरण कैसे हुआ, क्यों इसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन और क्यों इसको हम हड़प्पा सभ्यता कहते हैं और क्यों इतिहासकार कहते हैं कि इसको मेलुआ सिविलाइजेशन और इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन कहा जाना चाहिए। जब आप यह समझ जाइएगा उसके बाद आपको यह पता होना चाहिए कि उनकी लाइफस्टाइल, जीवन शैली कैसी थी, कैसा उनका आर्थिक जीवन था, सामाजिक जीवन था, सोशल लाइफ था, वह किस धर्म को मानते थे, उनका रिलीजियस लाइफ कैसा था, उनका कल्चरल लाइफ कैसा था, उनकी संस्कृति, भाषा, जीवन शैली कैसी थी। इस आयाम को समझने के बाद आपको यह पता लग जाएगा कि क्यों इसको हम सभ्यता कहते हैं। और जब आप यह समझ जाइएगा अगला डायमेंशन फिर खुलता है कि वह कौन से कारण थे जो इस महान सभ्यता के पतन के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। तो आपको वह कारण पर चर्चा करनी है कि हड़प्पा सभ्यता क्यों नष्ट हो गई। और जब यह पूरा आवरण आपका क्लियर हो जाएगा, एक डायमेंशन और बचता है कि वो समकालीन सभ्यताएं जो हड़प्पा के समय थी आज पूरी तरह नष्ट हो गई समाज में, लेकिन हड़प्पा के कल्चरल एलिमेंट्स आज भी इंडियन सोसाइटी में दिखाई देते हैं। वो कौन से कारण हैं जो इस सभ्यता की निरंतरता के लिए जिम्मेदार हैं। टोटल 10 आयामों में हम लोगों ने इसको बांटा है, 10 डायमेंशंस हैं। यह वीडियो एक पर्पस के लिए बनाया जा रहा है, एक पर्पस ड्रिवन वीडियो है, क्योंकि इसका उद्देश्य डुअल है कि आप इतिहास को भी समझिए, साथ साथ आप बीपीएससी में आने वाले सवालों को भी समझिए ताकि इतिहास के प्रश्न आपके गलत ना हो। हम आगे चर्चा व्हाइट बोर्ड के माध्यम से करेंगे। चलिए व्हाइट बोर्ड के माध्यम से चीजों को समझे। साथ साथ हमने हर डायमेंशन में 3 चीजों को जोड़ने का प्रयास किया। पहला, कंटेंट क्या जानना है। दूसरा, हम यह रियल इमेज को ला करके दिखाने का प्रयास किए हैं ताकि आपके दिमाग में छवि बने, और साथ साथ प्रीवियस ईयर पर उस डायमेंशन पे क्या सवाल पूछे गए हैं उसको भी हमने जोड़ने का प्रयास किया है। और इसको बनाने का एक उद्देश्य यह है कि क्लास के साथ साथ ही आपको चीजें याद हो जाए। चलिए यात्रा शुरू करते हैं व्हाइट बोर्ड से। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए अब समझते हैं एंशिएंट सिविलाइजेशन, प्राचीन सभ्यता, सैंधव घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। तो जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को समझे तो सबसे पहले हमें यह पता हो कि वह आयाम क्या हैं, वो डायमेंशंस क्या हैं, कहां से सवाल आते हैं। सबसे पहले हमको यह पता हो समकालीन और कौन सी प्राचीन सभ्यता थी जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, वह कौन सी नदियों के किनारे बसी और इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ उनके संबंध क्या थे, आपको जानकारी होनी चाहिए। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्राचीन सभ्यता के बारे में। दूसरा हम यह पढ़ेंगे कि वह कौन विद्वान थे जिन्होंने हड़प्पा को खोजा, जिन्होंने इस सिविलाइजेशन के बारे में हमको जानकारी दी, जिससे यह पता लगा कि भारत का इतिहास क्या था, इससे यह पता लगा कि भारत की भूमि ने भी सभ्यता को जन्म दिया है और इतनी समृद्ध सभ्यता जिसे देख करके गर्व का एहसास होता है। तीसरा हमको यह जानना है कि इस सभ्यता का नामकरण कैसे हुआ, क्यों इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन, क्यों इसको इंडस वैली सैंधव घाटी सभ्यता और क्यों इसको इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन कहते हैं। चौथा हमको यह जानना है कि वह कौन लोग थे जिन्होंने हड़प्पा का निर्माण किया, इस सभ्यता के निर्माता कौन थे और वो कौन सी संस्कृति, कल्चर से विकसित हुए थे, उसके बारे में हमको जानना है। पांचवा हमको यह जानना है कि उस सभ्यता का टाइमलाइन क्या है, इतिहास के किस टाइमलाइन में उसको बांटा गया है। छठा हमको यह जानना है कि इस सभ्यता के लोगों का लाइफस्टाइल कैसा था, जीवन शैली कैसा था, वह लोग क्या सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एक्टिविटी करते थे, सोशियो रिलीजियस, कल्चरल, साथ साथ उनका आर्थिक जीवन कैसा
कैसा था, साथ साथ उनकी राजनीतिक पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था। तो इस जीवन शैली को जब आप समझ जाएंगे तो आपको ये समझ जाएंगे कि क्यों इसको हम सभ्यता कहते हैं। साथ साथ इसमें समृद्धि के वे कौन से तत्व आए कि यह सिविलाइजेशन बन गई। सातवां, हमको यह जानना है कि हड़प्पा की खुदाई हुई और खुदाई से जो हमें स्थल मिले हैं, जो ज्योग्राफिकल लोकेशंस मिले हैं, हड़प्पा का विस्तार कहां से कहां तक है, यह हमें पता होना चाहिए। आठवां, हमें पता होना चाहिए कि वह कौन से कारण हैं कि जो हड़प्पा के पतन के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। साथ साथ नौवां, हमको यह पता होना चाहिए समकालीन जो सभ्यता थी हड़प्पा के, वह सभ्यताएं पूरी तरह नष्ट हो गई है और हड़प्पा के तत्व आज भी इंडियन समाज में दिखाई देते हैं। वह कौन से कारण हैं कि हड़प्पा के वो तत्व समाज में हमें दिखाई देते हैं। और 10वां, हड़प्पा के बाद का भारत आपसे यहीं से अगली कड़ी इतिहास की जुड़ जाएगी। ठीक है, तो ये कितने डायमेंशंस हो गए? यह हो गए आपको टोटल 10 डायमेंशंस। और हर डायमेंशन पर आपको दो चीजें पता हो। एक चीजें हर डायमेंशन पे आपके पास कंटेंट हो और दूसरी चीजें हर डायमेंशन पे आप क्वेश्चन आंसर कर ले। तो इससे इस सिविलाइजेशन के बारे में आपके दिमाग पे एक इमेज भी बन जाएगी, साथ साथ एग्जाम में भी लगभग आप सारे सवालों को करने में सक्षम होंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं किस पर? एंशिएंट सिविलाइजेशन, समकालीन सभ्यताएं कौन कौन थी उसके बारे में जानते हैं। देखिए, प्राचीन सभ्यता ज्योग्राफिकल लोकेशन अगर देखें तो यह अमेरिकी कॉन्टिनेंट है, यह नॉर्थ अमेरिका है और यह साउथ अमेरिका, यह अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, यह आपको एशियन कॉन्टिनेंट है और यह आपको यूरोप कॉन्टिनेंट है, यूरोप महाद्वीप है। तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में दो लोकेशंस है, एक मेसो अमेरिका है जो मिडिल अमेरिका है और एक साउथ अमेरिका में इंडीज में है। तो यहां 4 सिविलाइजेशन, एस्टेक सभ्यता, माया सभ्यता, इनका सभ्यता और एक सभ्यता और है मुइस्का सभ्यता। तो यहां आपको नॉर्थ टू साउथ क्रम जानना है क्योंकि एक बार सवाल आया हुआ है। तो सबसे ऊपर एस्टेक सभ्यता का विकास हुआ, उसके बाद माया सभ्यता उसके नीचे है, दक्षिण के हिस्से में है, और कोलंबिया में आपको मुइस्का सिविलाइजेशन और उसके बाद साउथ अमेरिका में इनका सिविलाइजेशन। तो ये नॉर्थ टू साउथ क्या हो गया? क्रम हो गया। जो एस्टेक और माया है वो मेसो अमेरिका से जुड़ी है, जो मुइस्का है वह कोलंबिया से जुड़ी हुई है और जो इनका है वह एंडीज के पश्चिम भाग से। इसका कोड याद रखिएगा AMMI, अम्मी। तो ये बातें आपको यहां पर पता होनी चाहिए। दूसरा देखिए, अफ्रीका में नील नदी की सभ्यता। इजिप्ट नील नदी का उपहार है। अगर नील नदी नहीं होती तो शायद यह क्षेत्र मरुस्थल होता, यहां पर कोई सभ्यता विकसित नहीं होती। नदियां सभ्यता का आधार रही है, नदियां सभ्यताओं की जननी रही है। मेसोपोटामिया में भी आप देख सकते हैं, दजला, फरात, यूफ्रेट्स और टिग्रिस नदी पर मेसोपोटामियन सुमेरियन सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट हुआ और वही स्थिति आपको इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर है, जहां पर इंडस और उसकी सहायक नदियां साथ साथ सरस्वती नदियों पर एक सिविलाइजेशन विकसित हुई जिसे आप इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जानते हैं। और उसी तरह चीन की हुआंगो नदी पर सभ्यता का विकास हुआ। तो हम कह सकते हैं नदियां सभ्यताओं की जननी रही है। ठीक है, तो यह ज्योग्राफिकल लोकेशन आपको पता लग गया। चलिए आगे देखते हैं फोटोज। चलिए ये देखिए, मेसो अमेरिकन जो हमने पढ़ा और साथ साथ हमने साउथ अमेरिका पढ़ा। तो हमने एस्टेक सभ्यता, दूसरे कौन सी आई थी? मायाज, फिर कौन सी आई थी? मुइस्का, फिर आई थी इनका। यह इनका सभ्यता है और यह एस्टेक और माया सिविलाइजेशन के हमें साक्ष्य मिलते हैं। यह इतना डिफिकल्ट ज्योग्राफिकल टेरेन है, खुद सोचिए कि इतने दुर्गम स्थल पर मानव ने सिविलाइजेशन को विकसित कर दिया। यह दिखाता है कि असीम क्षमता से युक्त मनुष्य का विकसित हुआ। यह मनुष्य होमो सेपियंस था जिसकी चर्चा हमने स्टोन एज काल में की थी। आगे देखिए, या चीन में एक सिविलाइजेशन मिली। देखिए, पूरी टेराकोटा की आर्मी बना दी, यह भी खुदाई से प्राप्त हुई। कितने समृद्ध लोग थे, उस समय की कला कितनी विकसित थी, आज से 3-4 हजार साल पहले कितना विकसित और आधुनिक हो चुका था मानव। चलिए यह देखिए, मिस्र की सभ्यता, इजिप्ट की सभ्यता, कौन सी नदी पर? नील नदी पर। गीजा के पिरामिड बन गए, मनुष्य ने पहाड़ को चीर करके मूर्तिकला का विकास कर लिया। आर्किटेक्चर की यह उपलब्धि महानतम उपलब्धियों में से एक है। मनुष्य ने चित्रकला, पेंटिंग को विकसित कर लिया, ऑर्नामेंट्स को विकसित कर लिए, आधुनिक जीवन शैली को विकसित कर लिया और साथ साथ मनुष्य ने शवों को सुरक्षित करने की पद्धति विकसित कर ली और मम्मी के रूप में कई सारे हमें साक्ष्य मिले हैं, एविडेंस मिला है और इसमें उस समय के मनुष्य आज भी सुरक्षित हैं।
देखिए विज्ञान का उनका ज्ञान कितना समृद्ध था। साथ साथ इस मम्मी के मुखौटे पर उस व्यक्ति का चित्र उकेर दिया जाता था कि वह व्यक्ति दिखता कैसा था। तो आप समझ सकते हैं मानव कितना उन्नत हो चुका था आज से 5000 साल से पहले भी। आगे देखिए, यह है मेसोपोटामिया सभ्यता। मेसोपोटामिया सभ्यता की उपलब्धियां भी बहुत ज्यादा है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उपलब्धि इसकी है कि लिपि का विकास, सबसे पहले लिपि का विकास मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में हुआ और वह लिपि क्यूनिफॉर्म लिपि में भी थी। कौन सी लिपि थी? क्यूनिफॉर्म लिपि थी। यह देखिए उस समय के मड टैबलेट हैं, ये सेलखरी के बने हुए हैं और इस पर लिपि लिख दी गई है। इस लिपि को पढ़ लिया गया है जिससे हमें बहुत सारी जानकारी उस समय के सिविलाइजेशन से मिली। यह उस समय की बनाई गई चित्रकला है। तो आप उस समय की समृद्धि को और देखिए। लोगों ने आर्ट एंड कल्चर को विकसित कर लिया, आर्किटेक्चर को विकसित कर लिया, वास्तुकला को विकसित कर लिया, लोगों ने मूर्तिकला को विकसित कर लिया, लोगों ने मुखौटे बना दिए और साथ साथ लोगों ने चित्रकला के साथ साथ एक भवन को निर्मित कर दिया, विशाल भवन को। और यह भी है कि मेसोपोटामिया सभ्यता के समानता हड़प्पन सिविलाइजेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन से दिखाई देती है, क्योंकि दोनों में यह साम्यता है कि दोनों जगह मातृ देवी की पूजा होती थी। दोनों जगह का पवित्र जो पक्षी था वह बत्तख था। तो यह पवित्रता के तत्व देखे जा सकते हैं। तो इस प्रकार कहीं ना कहीं दोनों सभ्यता में धार्मिक साम्यता थोड़ी दिखाई देती है। यह कौन सी थी? मेसोपोटामिया की सभ्यता। चलिए अब यह देख लिया जाए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के आसपास कौन सी सिविलाइजेशन थी और उनके संबंध क्या थे। यह कौन सी सिविलाइजेशन है? इंडस वैली। कौन सी नदी? इंडस और सरस्वती नदी पर है। यह मेसोपोटामिया, इजिप्ट। यहां पर हमने आपको एक स्पेसिफिक बताया था कि लिपि का सबसे पहले विकास मेसोपोटामिया में हुआ। मेसोपोटामिया में इस लिपि को सुमेरियन अभिलेख कहा गया और इस लिपि के आधार पर यह पता लगा कि सुमेरियन लोग इस क्षेत्र को मेलुहा बुलाते थे। क्या बुलाते थे? मेलुहा। मेलुहा मतलब नाविकों का देश और नाविक मतलब कि समुद्र के रास्ते से इस सभ्यता से व्यापक व्यापार हुआ करता था। इसी अभिलेख में यह पता लगा कि एक क्षेत्र की चर्चा की गई है, दिलमुन। कौन सी? दिलमुन। दिलमुन कौन है? आज का बरहीन है। आज का कौन सा है? बरहीन है। और एक क्षेत्र की चर्चा की गई है, माकन। माकन क्या है? आज का ओमान है। तो 3 वर्ड्स आपको यहां पर क्लियर हो गए, एक मेलुहा, एक दिलमुन और एक माकन। ठीक है, चलिए अब पूरे प्रश्नों को किया जाए। देखिए ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो ह्यूमन सोसाइटी है यह मुख्यतः किस पर डिपेंडेंट होता है, आश्रित होता है। आप खुद बताइए, एक मनुष्य है, उसको जिंदा रखने के लिए फूड चाहिए, या फूड के लिए वो क्या करेगा? इकोनॉमिक एक्टिविटी, आर्थिक गतिविधि करेगा, या खुद खेती करेगा, या उस फूड को खरीद करके खरीदेगा। तो खरीदने के लिए भी पैसे चाहिए और खेती बाड़ी करने के लिए भी आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी करनी होगी। तो इसका उत्तर हो जाएगा अर्थव्यवस्था। कार्ल मार्क्स भी इसी बात को कहते हैं कि किस प्रकार अर्थव्यवस्था समाज को निर्धारित करती है। दूसरा क्या है कि यह पूछा गया है कि नॉर्थ टू साउथ क्रम बताइए। दूसरा सवाल तो हमने बताया था कि यह मेजो अमेरिका वाला सवाल आपको देखिए ये पूछा हुआ है। तो इसका कौन सा था? पहले एस्टेक, फिर माया, फिर मुइस्का, फिर इंका। अम्मी हो गया, क्रम याद रखिएगा, अम्मी। हमने एक चीज और बताया था, जो मुइस्का थी वह कोलंबिया में थी। ये कहां थी? साउथ अमेरिका में थी, पश्चिम हिस्से में थी। और एस्टेक और माया कहां था? मेजो अमेरिका। कहां था? मेजो अमेरिका। ठीक है, याद हो गया। चलिए आगे देखते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल यह पूछा है कि नील नदी कौन सी सभ्यता पनपी? सिविलाइजेशन मिस्र की सभ्यता। सोचने की कोई बात ही नहीं है इसमें। और सबसे पहले लेखन कला कहां विकसित हुई? सवाल आ चुका है ना, रिटर्न स्किल्स। तो ये कहां? सुमेरियन। मड टैबलेट आपने देखा था, इन्होंने कौन से शब्द की चर्चा की थी? मेलुहा, दिलमुन और माकन। ये 3 वर्ड आप याद रखिएगा। दिलमुन कौन है? बरहीन है। माकन कौन है? ओमान है। मेलुहा कौन है? इंडस वैली के क्षेत्र को। इसीलिए इतिहासकार कहते हैं कि इसको मेलुहा सिविलाइजेशन भी कहा जाना चाहिए। ठीक है, चलिए अब समझते हैं हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पन सिविलाइजेशन पर। ठीक है, सबसे पहले हम यह जाने कि हड़प्पा की खोज कैसे हुई। वो कौन से विद्वान हैं जिन्होंने हड़प्पा की खोज की? सबसे पहले नाम आता है चार्ल्स मैसन का। 1829 सबसे पहले हड़प्पा के टीले को उन्होंने देखा और उन्होंने इस पर एक बुक लिख दी। और वह बुक यूरोप में जब पब्लिश हुई तो लोगों में क्यूरियोसिटी जगी, वह कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां पर इतने व्यापक स्तर पर टीले हैं, कहीं ना कहीं कुछ इतिहास की गहराई छुपी हुई है। इसके बाद 1856 ब्रंटन बंधु। कौन से बंधु? ब्रंटन बंधु। कौन बंधु? जॉन और विलियम ब्रंटन बंधु। इन्होंने जब ये
लाहौर से कराची के बीच रेलवे लाइन बिछा रहे थे, तो इन्होंने इस टीले से कई सारे ईंटों का प्रयोग इस रेलवे लाइन के बिछाने में प्रयोग किया। उत्सुकता बढ़ गई, ईंटें मिल गए, क्या है इसमें। इसके बाद नाम आता है अलेक्जेंडर कनिंघम का। कनिंघम वही हैं जो आर्कियोलॉजिकल के पिता कहा जाते हैं भारत में, और साथ साथ इन्होंने भारत में आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की स्थापना का श्रेय कनिंघम को दिया जाता है। कनिंघम ने व्यापक स्तर पर इस टीले का सर्वे किया, लेकिन यह उसके इंपॉर्टेंस को नहीं समझ पाए। इसके बाद नाम आता है 1921, मार्शल साहब, जॉन मार्शल, जो एएसआई के महानिदेशक। इन्होंने पूरी प्लानिंग की कैसे इस टीलों की खुदाई करनी है। टीलों की खुदाई का प्रभारी खुद को नियुक्त किया। दो भारतीयों के नाम आते हैं, एक आपको है राय बहादुर दयाराम साहनी और दूसरा नाम है राखलदास बनर्जी। दयाराम साहनी ने 1921 में सबसे पहले हड़प्पा के टीलों की खुदाई चालू की और राखलदास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो की खुदाई चालू की, और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इस दो सभ्यता के स्थल मिलना चालू हो गए, और इसी को पिगट साहब ने, स्टुअर्ट पिगट ने इस सिविलाइजेशन की ट्विंस कैपिटल कहा। क्या कहा है? ट्विंस कैपिटल। ठीक है, ये बातें आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए। अब देखिए इसमें कौन कौन से नाम हैं। एक मैसन साहब का नाम है, एक ब्रंटन बंधु का नाम है, एक कनिंघम साहब का नाम है, एक जॉन मार्शल का नाम है, दयाराम साहनी है और राखलदास बनर्जी है, और एक पिगट साहब का नाम है। ये क्रम आपको याद हो गया। चलिए कुछ और फैक्ट पता हो। जब इस सिविलाइजेशन का पता लग गया और कुछ स्थल की खुदाई की गई तो कुछ इंपॉर्टेंट स्थल मिले। लोथल मिला, सुरकोटदा मिला, धौलावीरा मिला, ये तीनों गुजरात में थे। आपको चुहंद्रो मिल गया, यह आपको सिंध प्रांत में था। चुहंद्रो का श्रेय दिया जाता है एएच मैके को। सुरकोटदा, इसका श्रेय दिया जाता है जेपी जोशी साहब को। लोथल का श्रेय दिया जाता है एएस राव को, और धौलावीरा का श्रेय दिया जाता है आरएस बिष्ट को। ये चार नाम थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे इमेज को देखते हैं। यह देखिए मैसन साहब हैं, देख रहे हैं, टीले को मिल गया, किताब लिख दी, उत्सुकता बढ़ गई, क्या है वो। उसके बाद मैसन साहब के बाद ब्रंटन साहब, दोनों ने रेलवे की लाइन बिछा रहे थे, हड़प्पा के टीलों से ईंटों का प्रयोग कर लिया। फिर उसके बाद कनिंघम की नजर पड़ी, कनिंघम ने सर्वे किया, लेकिन खास सफलता नहीं मिली। श्रेय दिया जाना चाहिए सर जॉन मार्शल को। व्यापक स्तर पर खुदाई का कार्य शुरू हुआ। दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी दो भारतीय। दयाराम साहनी का संबंध हड़प्पा, राखलदास बनर्जी मोहनजोदड़ो। इसके बाद तो खजाना मिल गया, हमें सिविलाइजेशन मिल गई भारत की भूमि पर। या उस समय खुदाई से हमें जो साक्ष्य मिले हैं, जो एविडेंस मिला है, या उस समय का स्नानागार ग्रेट बाथ मोहनजोदड़ो, नालियां मिल गई, कई सारी चीजें हमको खुदाई से और मिली। हमें ऑर्नामेंट्स मिल गए, आभूषण मिल गए, हमें मूर्तियां मिल गई, हमें आपको मोहरे मिल गई, अभिलेख मिल गए, हमें बहुत सारी चीजें मिल गई, और इस तरह से इसका नाम सिविलाइजेशन पड़ गया। आगे कुछ सवालों को समझा जाए। देखिए पहला सवाल क्या है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए, वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। ये कथन कारण वाला क्वेश्चन है। तो कथन कारण में आप सबसे पहले यहां क्योंकि लगा दीजिए बिकॉज। तो ये कह रहा है कि विलुप्त हो गए थे और खुदाई के दौरान प्रकट हुए। जैसा हमने कहा कि खुदाई के बाद यह हमें पता लगा कि कोई सिविलाइजेशन थी, उसका विकास हुआ था। तो दोनों सही है और कथन कारण की व्याख्या करता है। दूसरा क्या है कि पुरातात्विक खुदाई किसका, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का प्रभारी कौन था, प्रमुख कौन था, हेड कौन था, सर जॉन मार्शल। क्लाइव बंगाल के गवर्नर जनरल जिन्होंने बंगाल में अंग्रेजी शासन को मजबूत किया। मैकाले का संबंध शिक्षा से है, वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करने वाले, और सन जॉन मार्शल तो हमने आपको बताया था एएसआई के महानिदेशक है। नेक्स्ट आइए, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में दो भारतीय के नाम, तो राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी। राखलदास बनर्जी किससे, मोहनजोदड़ो, दयाराम साहनी किससे, हड़प्पा से। चलिए आगे देखते हैं। यह चौथा सवाल है कि वह कौन से पुरातत्वविद हैं जिन्होंने हड़प्पा का महत्व नहीं समझा। तो कौन है, कनिंघम। तो कनिंघम सर्वे किए, लेकिन सर जॉन मार्शल ने उसको व्यापक स्तर पर खुदाई करवाई।
हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से कौन संबंधित नहीं थे, यह आपका अगला सवाल है। तो दोनों को एक साथ पूछ दिया है। तो इसमें खाली याद रखिएगा, ये तीन तो नाम है, अभी आप खाली ये याद रखिए कि वी.ए. स्मिथ का संबंध हड़प्पा सिविलाइजेशन और मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन के खनन से नहीं है। आप इस उत्तर में ऑप्शंस को देखकर काट दीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए, हड़प्पा दयाराम साहनी, लोथल A.S. राव, याद आ रहा है, सुरकोटदा J.P. जोशी, धौलावीरा V.K. थापर, नहीं ये गलत है, R.S. बिष्ट हमने बताया था। तो ये फैक्ट को आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन फैक्ट थोड़ा सा लिख लीजिएगा, बस एक बार पढ़ लीजिएगा, ज्यादा नहीं। चलिए आगे देखते हैं। यह क्वेश्चन मिक्स क्वेश्चन है, इसमें भारत के प्रमुख ऐतिहासिक स्थल साथ साथ अलग अलग टाइमलाइन में ये स्थल विकसित हुए। सबसे पहले हड़प्पा, उसके बाद हस्तिनापुर, किससे, महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। तक्षशिला आपको लेटर वैदिक काल के बाद विश्वविद्यालय था भारत का, सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय तक्षशिला। और कौशाम्बी आप पढ़िएगा, महाजनपद काल में एक महत्वपूर्ण महाजनपद था। तो हड़प्पा, हस्तिनापुर, तक्षशिला, कौशाम्बी। तो हड़प्पा कौन थे, दयाराम साहनी। हस्तिनापुर याद रख लीजिएगा, B.B. लाल साहब। तक्षशिला जॉन मार्शल, यही जॉन मार्शल, ठीक है। और कौशाम्बी जो थे मजुमदार साहब थे, कौन थे, मजुमदार साहब थे, ठीक है, याद हो गया ये। चले आगे, अब खुद बताइए, अगला सवाल ये है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन को जानने का मुख्य सोर्स क्या है। ऑब्वियसली बात है कि एविडेंस जो हमें मिले हैं वह खुदाई से मिले हैं, तो उत्तर कौन सा हो जाएगा, पुरातात्विक खुदाई से हमें मिले, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, कौन सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है, तो यह भी कौन आंसर हो जाएगा, पुरातत्व संबंधी खुदाई ही सिंधु घाटी सभ्यता पर क्या डालती है, प्रकाश डालती है। और उसके आधार पर जो हमें एविडेंस मिले हैं, उसके आधार पर हम यह जान पाए कि वह लोग कैसे रहते थे, क्या बनाते थे। अब हम यह समझते हैं कि इस सभ्यता का नामकरण कैसे हुआ, नेमिंग कैसे हुआ। सबसे पहले हमें यह जानना है कि इसे सभ्यता, सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं। दूसरा हमको यह जानना है कि इसके प्रचलित नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं। और इसके साथ साथ इतिहासकार यह भी कहते हैं कि इस सभ्यता को मेलुहा सभ्यता बुलाया जाना चाहिए। कौन सी सभ्यता, मेलुहा। साथ साथ इसको इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन बुलाया जाना चाहिए। तो क्यों इतिहासकार ऐसा कहते हैं। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि ये सभ्यता क्यों कहते हैं। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि सबसे पहले कल्चर का विकास होता है, संस्कृति। और संस्कृति कैसी होती है, ग्रामीण संस्कृति। लोग झोपड़ी में रहते हैं, सीमित स्तर पे एग्रीकल्चर और पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री करते हैं, सामान्य सा जीवन होता है। और इसके बाद क्रांतिकारी बदलाव अगर हो जाते हैं और वह अर्बन लाइफ, नगरीय सभ्यता का रूप ले लेती है, तो वह सभ्यता बन जाती है। क्योंकि इस समय मनुष्य उद्योगों का विकसित करेगा, इस समय मनुष्य आधुनिक कृषि करेगा, इस समय मनुष्य सभ्यताओं के तत्वों को विकसित करेगा, कलाओं के तत्वों को विकसित करेगा, और साथ साथ ऐसी ऐसी विरासत को निर्मित कर देगा जो हमें 5000 साल बाद भी दिखाई देती है। तो क्या बन गया, ये सिविलाइजेशन बन गया। दूसरा हमको यह पता होना चाहिए कि क्यों इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। तो इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन कहने का तात्पर्य पुरातत्व के जो रूल्स हैं कि खुदाई स्थल पे सबसे पहले जो स्थल मिलेगा और उस स्थल पे अगर सभ्यता के निशान है, तो सबसे पहले खुदाई किसकी हुई, हड़प्पा की हुई। इसलिए सिविलाइजेशन का नाम क्या हो गया, हड़प्पा सभ्यता हो गया। और इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि इस सभ्यता की जो खुदाई हुई वह इंडस वैली और इसके आसपास के ट्रिब्यूटरीज जो थे उस पर विकसित हुई। इसलिए इस सभ्यता का नदी के आधार पे इंडस वैली सिविलाइजेशन रख दिया गया। मेलुहा सभ्यता क्यों कहा जाना चाहिए, क्योंकि जो सुमेरियन अभिलेख मिले हैं उस अभिलेख के आधार पे यह समझा गया कि वह लोग इस क्षेत्र को मेलुहा बुलाते थे, नाविकों का देश बुलाते थे, इसलिए इसका नाम मेलुहा सिविलाइजेशन होना चाहिए। और इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि बाद के इतिहासकारों ने यह देखा कि इंडस रिवर के साथ साथ सरस्वती रिवर पर इस सिविलाइजेशन का सबसे ज्यादा संकेंद्रण था। राखीगढ़ी, बनावली, कालीबंगा, राजस्थान और हरियाणा के जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के साइट्स हैं वह सरस्वती नदी के किनारे हैं। इसलिए इस सभ्यता को इंडस भी कहिए और सरस्वती भी कहिए, ठीक है। तो ये आप क्या क्या नाम जान गए, नाम थोड़ा सा फिर से देख लिया जाए जो आपको पता चल गया। एक हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, मेलुहा सिविलाइजेशन और इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, याद हो गया, ठीक है। और ये जो नगरीय सभ्यता है कि क्यों इसको सभ्यता कहते हैं, यह आपको और समझ में आ जाएगा जब आप जीवन शैली हड़प्पा की पढ़ लेंगे आगे, ठीक है। लाइफ स्टाइल कैसी थी आगे समझते हैं। चलिए इस इमेज को देखिए, देखिए कौन सी नदी है, इंडस नदी है।
कौन सी नदी है? घग्गर हकरा। कौन सी नदी हो गई? सरस्वती। और सबसे ज्यादा संकेंद्रण बस्तियों का कहां पर है? सरस्वती नदी पर है। इंडस नदी, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा की सबसे पहले खुदाई हुई। तो देखिए, और बाकी नाम मत देखिएगा अभी, ठीक है। तो यह सिविलाइजेशन इंडस और सरस्वती, इसलिए इसको इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन कहा जाना चाहिए, ठीक है। चलिए अब आइए, वह कौन लोग थे जिन्होंने हड़प्पा का निर्माण किया? तो इसके लिए दो थ्योरी दी जाती है। सबसे पहले जो पश्चिम के इतिहासकार हैं, वेस्टर्न जो हिस्टोरिकल हैं, वो क्या कहते हैं? वो यह कहते हैं कि हड़प्पा सिविलाइजेशन का विकास उस समय की जो मेसोपोटामिया की सुमेरियन सिविलाइजेशन है उसके कारण हुआ। तो पश्चिम के इतिहासकार, दो नाम आपको पता होना चाहिए, एक व्हीलर साहब हैं और मैके साहब हैं। कौन साहब हैं? मैके साहब हैं। तो व्हीलर और मैके ने यह कहा कि यह पश्चिम से विकसित हुई सभ्यता का क्या है? परिणाम है। यह नॉलेज फॉल्स है, सच नहीं है, गलत है, ठीक है। और दूसरी तरफ जब इस विचार का खंडन किया गया और खंडन करके यह कहा गया कि यह सिविलाइजेशन जो विकसित हुई, इस सिविलाइजेशन के विकास होने का एक क्रम है, यह स्व-विकसित हुई सभ्यता है, सेल्फ डेवलप्ड है। सबसे पहले यह ग्रामीण सभ्यता थी, उसके बाद यह नगरीय सभ्यता के रूप में रूपांतरित हुई और बाद में यह डिक्लाइन होकर फिर ग्रामीण सभ्यता बन गई। ग्रामीण सभ्यता के रूप में सबसे पहले पाषाण संस्कृति का यहां विकास हुआ, उसके बाद यहां नव पाषाण संस्कृति नियोलिथिक एज का विकास हुआ, उसके बाद लोगों ने कांसे के धातु का प्रयोग किया। ऐसे कई सारे हमें यहां संस्कृति मिली है, जैसे आपको मेहरगढ़ संस्कृति, जैसे आपको सोथी संस्कृति, सोथी कल्चर, जैसे आपको कुल्ली संस्कृति, जैसे आपको नाल संस्कृति, ऐसे कई सारे कल्चर मिले हैं, झूंकर कल्चर मिले हैं, जो यह दिखाते हैं कि पहले वह ग्रामीण संस्कृति थे, उसके बाद वो नगरीय संस्कृति के रूप में डेवलप हुए। तो वह कौन से इतिहासकार हैं? उसमें भारतीय भी हैं और साथ साथ इसमें पश्चिम के भी इतिहासकार हैं। तो पश्चिम में एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, उसका नाम पता होना चाहिए आपको, पिग्गट साहब। और भारतीय में जो नाम आपको पता होना चाहिए, उनका नाम है रफीक साहब, अमलानंद जी, ठीक है। ये दो नाम आपको पता हो गए, ठीक है। तो आपको यह पता लग गया वो कौन लोग थे जिन्होंने हड़प्पा का निर्माण किया। तो आप कहिएगा कि वह स्व-विकसित सभ्यता थी, पहले वो ग्रामीण थी, बाद में वो नगरीय सभ्यता में कन्वर्ट हो गई। तो कौन सी उदाहरण? मेहरगढ़, सोथी, कुल्ली, नाल, झूंकर, ऐसी कई सारी उप संस्कृतियों का विकास इस क्षेत्र में पहले हुआ और खुदाई से वो हमें स्थल प्राप्त हुए हैं। इसको हम लोगों ने डिटेल में चर्चा की थी, कौन से काल में? पाषाण काल में, ठीक है। तो ये याद हो गया, आगे देखते हैं। चलिए, ये हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति से सवाल को देखा जाए। देखिए, सवाल को पहले पढ़िए। हड़प्पा सभ्यता की जो उत्पत्ति हुआ है, जो ओरिजिन हुआ है, इसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? पूछा क्या है? नहीं बताना है। कई बार हम सवाल को पढ़ते ही नहीं हैं और जो हमको सही लगता है उसको उत्तर मार देते हैं, और इस गलती के कारण कई बार 2 से 3 सवाल भी एग्जामिनेशन हॉल में गलत हो जाते हैं। तो आप सवाल को पढ़िए, कई बार नहीं लिखा रहता है तो उत्तर नो खोजना है, ना का मतलब ना होता है, ठीक है। चलिए, हमने आपको बताया था मैके और व्हीलर साहब, ये लोग बोलेंगे बाहर से, तो ये सुमेर के लोग और पश्चिम एशिया से सभ्यता का विचार, दोनों बातें क्या है? सही है। अमलानंद और हमने रफीक मुगल के बारे में बताया था, ये इंडियन हैं, इन्होंने कहा यह स्व-विकसित। तो देखिए, यह बोला गया है कि हड़प्पा सभ्यता पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के कारण, तो स्व-विकसित सही है। रफीक मुगल के बारे में कह दिया है कि यह मेसोपोटामिया, तो यह उत्तर क्या है? गलत है। उत्तर हो जाएगा इसका ए, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए, अब हड़प्पा के टाइमलाइन को हम समझ ले। हड़प्पा के टाइमलाइन को समझने के लिए हमारे पास 2 आधार है। एक आधार क्या है कि सुमेरियन इंस्क्रिप्शन, जो हमें मेसोपोटामिया की सभ्यता से जो लिपि मिली है उसके आधार पे, और दूसरा आधार है रेडियो कार्बन टेक्नोलॉजी के आधार पे, C14 तकनीकी के आधार पे। जो सुमेरियन अभिलेख है, इसका प्रयोग किया सर जॉन मार्शल ने। किसने? सर जॉन मार्शल ने। इन्होंने कहा हड़प्पा सभ्यता का टाइमलाइन बैठता है 3250 से 2750 BC, ठीक है। C14 का यूज करने वाले DP अग्रवाल साहब थे, इन्होंने कहा हड़प्पा का टाइमलाइन 2300 से आपको 1750 BC। C14 रेडियो कार्बन डेटिंग, इसको विकसित करने का श्रेय दिया जाता है फ्रैंक लिब्बी को, और 1960 में इनको रसायन का नोबेल भी दिया गया। तो याद रखिएगा, फ्रैंक लिब्बी, DP अग्रवाल और जॉन मार्शल। लेकिन वास्तविक रूप से हड़प्पा का टाइमलाइन 3 लेयर में डिवाइड है, 3 स्तरों में डिवाइड है। सबसे पहले प्री हड़प्पा, फिर कौन सा हड़प्पा? मैच्योर हड़प्पा, परिपक्व हड़प्पा,
परिपक्व हड़प्पा, उसके बाद पोस्ट हड़प्पा, परवर्ती हड़प्पा, लेटर हड़प्पा। प्री हड़प्पा भी ग्रामीण है, पोस्ट हड़प्पा भी ग्रामीण है, और जो मैच्योर हड़प्पा है वह आपको नगरीय सभ्यता, अर्बन सिविलाइजेशन के हमें साक्ष्य मिले। तो प्री हड़प्पा का टाइम स्केल रखा जाता है 3200 से 2600 बीसी। जो मैच्योर हड़प्पा है उसका टाइमलाइन रखा जाता है 2600 से 1900 बीसी, और पोस्ट हड़प्पा 1900 से 1300 बीसी। तो इस 3 लेयर के आधार पे हड़प्पा का टाइमलाइन क्या बैठता है, 3200 से 1300 बीसी। ये समझिए डीपी अग्रवाल का जो टाइमलाइन है वह मैच्योर हड़प्पा के आधार पे, और जॉन मार्शल का जो टाइमलाइन है वो प्री हड़प्पा के आधार पे। तो ये टाइमलाइन आपको क्लियर हो गया, ठीक है, प्री, मैच्योर एंड पोस्ट हड़प्पा। चलिए आगे देखते हैं, यह क्या हो गया, सुमेरियन अभिलेख जो हमें इंस्क्रिप्शंस मिले हैं इसके आधार पे हड़प्पा का टाइमलाइन हमने बताया। टाइमलाइन क्या था, 3250 से 2750, सर जॉन मार्शल, ठीक है, जॉन मार्शल हमने पढ़ लिया। हमने यहां पर आपको डीपी अग्रवाल साहब का भी नाम हमने देख लिया। देखिए ये मुगल साहब का नाम है, ये अहमद वश के बारे में जानिएगा बस की यह हड़प्पा से संबंधित है। किससे संबंधित है, हड़प्पा से संबंधित, ठीक है। अब हम यह जाने कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहां हुआ, वह भौगोलिक स्थिति क्या है। इसके लिए सबसे पहले हमको यह जानना है कि सभ्यता का विकास नदियों के किनारे हुआ। नदियां सभ्यताओं की जननी रही है, और 2 महत्वपूर्ण नदी, सिंधु और उसकी सहायक नदी इंडस, और दूसरी कौन सी है, सरस्वती, जिसे घग्गर और हकरा नदी भी कहा जाता है। जब आप मैप में अगर देखते हैं तो आप देखिएगा सिंधु और इसकी सहायक नदी साथ साथ सरस्वती नदी पर इस सभ्यता का सबसे ज्यादा विकास हुआ, और सबसे ज्यादा संकेंद्रण सरस्वती बस्ती पर था। पाकिस्तान में जितने भी अधिकांश साइट्स मिले हैं वह सिंधु नदी के आसपास मिले हैं, और भारत में जो मिले हैं वह सरस्वती नदी के आसपास मिले हैं। दूसरा हमको यह जानना है कि उनका नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट लोकेशन क्या था। तो सबसे ईस्ट में कौन सा था, आलमगीरपुर। कौन सा स्थल याद रखिएगा, आलमगीरपुर। कहां पर है ये, यूपी में। और सबसे नॉर्थ में था जम्मू कश्मीर का मांडा। कौन सा, जम्मू कश्मीर का मांडा। सबसे साउथ में था दैमाबाद। कहां पड़ता है ये वर्तमान में, महाराष्ट्र में। और सबसे वेस्ट में था सुतका गेंडोर। कौन था, सुतका गेंडोर। कहां पड़ता है ये, बलूचिस्तान। और ये कौन सा देश का हिस्सा है, पाकिस्तान का। तो इसका ये नॉर्थ, वेस्ट, साउथ लोकेशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अभी बस इतना पता हो। आगे देखिए, और अगर तीसरा एंगल आप देखिएगा तो इस सभ्यता का विस्तार आज 3 देशों में दिखाई देता है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया। अफगानिस्तान में 2 महत्वपूर्ण साइट्स हैं, हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। पाकिस्तान के उसके 3 राज्य, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान में वह क्षेत्र मिले हैं। भारत में इसका विस्तार जम्मू कश्मीर हमने आपको बता दिया, यूपी बता दिया, महाराष्ट्र बता दिया, और यहां पर 4 महत्वपूर्ण राज्य हैं। पहला गुजरात है, फिर आपको राजस्थान है, फिर आपको पंजाब है, फिर आपको हरियाणा है। तो इन 7 राज्यों में भारत में इस सभ्यता के विस्तार को देखा जा सकता है। इतना मोटा मोटी अभी ज्योग्राफिकल लोकेशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, चलिए मैप को देख लीजिए। 3 चीजें आपको जाननी है। पहला चीज जानना है नदियां कौन है, 3 देश कौन है, और साथ साथ इनका नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट लोकेशन क्या है। 4 चीजें आपको जानना है। तो हमने क्या बोला, आलमगीरपुर, मांडा, मांडा, ठीक है, दैमाबाद, इधर कौन हो गया, सुतका गेंडोर। 4 चीजें याद हो गई। दूसरा हमको क्या जानना है, नदी, नदी में, तो नदी में क्या होगा, इंडस और उसकी सहायक नदी, और दूसरा कौन सी, सरस्वती नदी। नदी वाला भी क्लियर हो गया एंगल। और तीसरा क्या, देश, तो ये कौन हो गया, अफगानिस्तान, ये कौन हो गया, पाकिस्तान, ये कौन हो गया, इंडिया हो गया। अगर इसमें आप इंडिविजुअल लोकेशन को अगर देखिएगा तो ये कौन सा है, पंजाब, ये क्या है, सिंध, ये कौन सा एरिया है, बलूचिस्तान, यह क्या है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यूपी, महाराष्ट्र, और ये जम्मू कश्मीर, ठीक है। इतने एरिया पर हड़प्पा का ज्योग्राफिकल लोकेशंस था, ठीक है। इस सिविलाइजेशन के स्थल मिले हैं। अब हमको इस सिविलाइजेशन के स्थल के एग्जैक्ट लोकेशन पता हो, कौन सी नदी के किनारे है, पहले और चीजों को समझ लेते हैं, फिर वो भी आपको याद हो जाएगा। चलिए इस प्रश्न के माध्यम से और भी आपको क्लियर हो जाएगा। ये यूपीएससी का पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस नदियों के तट पर थी। तो आपने गंगा कहीं पढ़ा, गंगा तो नहीं है, ठीक है। तो चौथा नहीं है, उत्तर को काट दीजिए, ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। आंसर होगा 1, 2, 1, 2, 3, मतलब 1, 2 तो पक्का सही है। 1 में क्या है, सिंधु पक्का सही है, चेनाब सही है। तीसरा क्या है, झेलम। हमने इसको ना चेनाब पढ़ा है ना झेलम पढ़ा। तो याद रखिएगा कि सिंधु और उसकी सहायक नदी झेलम पर हड़प्पा के साक्ष्य नहीं मिले।
सतलज पर मिला है, चेनाब पर मिला है। और चेनाब का स्थल कौन है? मांडा है। कौन है? मांडा। मांडा कहां मिला है? जम्मू में। पढ़ा था, सबसे नॉर्थ लोकेशन दिखाई देता है। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। अच्छा सवाल था ये। चलिए अब हम बात करेंगे कि हड़प्पा के लोग जीवन शैली कैसा जीते थे, उनका लाइफस्टाइल कैसा था। जब हम जीवन शैली की बात करते हैं तो हमें यह पता होना चाहिए उनका सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक जीवन कैसा था, सोशियो कल्चरल एंड रिलीजियस लाइफ कैसा था, वह लोग कौन सी आर्थिक गतिविधि करते थे, उनका आर्थिक जीवन कैसा था, इकोनॉमिक लाइफ कैसा था, उनकी राजनीतिक पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था। तो यह आपको आयाम पता होना चाहिए। चलिए सबसे पहले यह देखते हैं कि इस सभ्यता को कहा जाता है कि नगरीय सभ्यता। कौन सी सभ्यता है? अर्बन सिविलाइजेशन। तो वहां पर वो नगरीकरण के क्या तत्व मिले हैं, कैसा वो नगर था, इस मैप के माध्यम से समझते हैं। यह मोहनजोदड़ो का मैप है कि कैसे उस समय के शहर प्लान किए गए थे। ठीक है, तो देखिए इस शहर को दो भागों में बांटा गया था। यह सीथाडेल था, दुर्ग था, ऊपरी स्तर था, या निचला स्तर था, लोअर सिटी था। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि इस शहर को एक रक्षा प्राचीर में घेरा गया था। देख रहे हैं, सिक्योरिटी वॉल में घेरा गया था। तीसरा आप यह देख रहे हैं कि जो दुर्ग है, जो अपर हाउस है, जो सीथाडेल कहा जाता है, वह भी आपको घेरा गया था। किससे? सिक्योरिटी वॉल से। फिर आप देखिए इस शहर में प्रवेश करने के लिए आपको चौड़ी चौड़ी सड़कें बनाई गई थी जो स्क्वायर में कटती थी। इसको क्या बोलते हैं? ऑक्सफोर्ड चेस बोलते हैं। यह सामान्य जन के मकान थे और यह मकान पक्के के होते थे। इनके घर के दरवाजे मुख्य सड़क पर नहीं खुलकर पीछे खुलते थे। साथ साथ हर मकान नालियों के माध्यम से जुड़े हुए थे। फिर देखिए यहां पर आपको ग्रेट बाथ है 11 नंबर, सबसे इंपॉर्टेंट स्थल हड़प्पा का यह माना जाता है। इसके साथ साथ यह जो बीच वाला स्थल है, यहां बाजार होता था, सब लोग आते थे, बाजार यहां हो जाता था, फिर वापस इस रास्ते के माध्यम से चले जाते थे। इससे शहर में भीड़ नहीं होती थी। ठीक है, साथ साथ यह अन्नागार था यह क्षेत्र, और यह वाला क्षेत्र मवेशी बाजार था। बाकी आप यहां पर नंबर दिया हुआ है, आप इसको देखिए एक बार, समझिए मोहनजोदड़ो को कि कैसी संरचना उस समय की थी। यह कौन सी नदी है? सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो ने। ठीक है, खोज किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने। कब? 1922 में। ठीक है, तो यह क्या हो गया? उस समय का अर्बन प्लानिंग देखिए कितना एडवांस हमें दिखाई देता है। ठीक है, करीब कहा जाता है कि इसमें 40,000 लोग रहते थे। चलिए कुछ अब और फोटोज को देखा जाए। देखिए उस समय खुदाई से हमें यह मिला है, यह ऊपरी स्थल क्या था? सीथाडेल था। यह जो आपको दिखाई दे रहा है यह लोअर हाउस के साक्ष्य हैं। देखिए सड़कें आपको दिखाई दे रही है। यह उस समय की हमें ईंटें प्राप्त हुई है, ब्रिक्स प्राप्त हुआ है। यह देखिए ये ढकी हुई नालियां आपको दिखाई दे रही है, कुछ कितने एडवांस थे, यह नालियां बनी हुई है उस समय की। ठीक है, आगे कुछ देखिए, यह आपको ग्रेट बाथ है। ठीक है, धार्मिक कार्यों के लिए इसका प्रयोग होता था। यह आपको लोथल की तस्वीर है, वह डॉक यार्ड के लिए जाना जाता है। ठीक है, और यह आपको हड़प्पा की तस्वीर है जहां पर आपको ग्रेनरी अन्नागार के साक्ष्य मिले हैं, 6 इस साइड में, 6 इस साइड में, टोटल कितने मिले हैं? 12 मिले। देखिए यह भी आपको लाइनिंग क्रम में था। तो समझिए आज से 5000 साल पहले नगर नियोजन की कितनी उन्नत प्रणाली भारत में विकसित हो चुकी थी। आइए अब मोटा मोटी शब्दों में इसको समेटा जाए तो आप क्या कहिएगा? तो आप ये कहिएगा कि वह नगरीय सभ्यता थी, अर्बन सिविलाइजेशन था। क्यों था? कि सबसे पहले नियोजित शहर थे, प्लान शहर थे। ठीक है, दूसरा हमें क्या जानना है कि रक्षा प्राचीर में घिरे हुए थे, सिक्योरिटी वॉल में क्या हुआ था? घिरे हुए थे। तीसरा हमको यह पता होना चाहिए कि शहर 2 टीलों में डिवाइड थे, अपर और लोअर। अपर में क्या था? सीथाडेल था, दुर्ग था, और लोअर में निम्न हाउस थे। चौथा आपको यह पता होना चाहिए कि वहां की सड़कें समकोण पर काटती थी, इसे ऑक्सफोर्ड चेस की संज्ञा दी गई है। पांचवा आपको यह पता होना चाहिए कि ढकी हुई नालियां वहां पर प्राप्त हुई है और हर घर से नालियां कनेक्शन होता था। सातवां आपको पता होना चाहिए कि वहां कई सारे भवन बनाए गए हैं, कुछ भवन सार्वजनिक हैं जो सभी लोगों के लिए हैं, और जो कुछ भवन जो निजी हैं जिसे आप घर कहते हैं। इन आवासों में हमको चूल्हे भी मिले हैं, शौचालय भी मिला है, और साथ साथ ये आवास नालियों से क्या हुआ? जुड़े हुए भी हैं। और साथ साथ ये सारी चीजों में ईंटों का प्रयोग किया गया है, पकी ईंटों का प्रयोग किया गया।
तो यह मोटी मोटी बातें आपको याद होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 और 7 बातें, ठीक है। और साथ साथ एक चीज और जानिए कि जो हड़प्पा के शहर थे यह 3 भागों में बटे हुए थे। कुछ सेंट्रल नगर थे, केंद्र नगर थे, कुछ आपको पत्तन नगर थे, पोर्ट नगर थे, और कुछ आपको अन्य छोटे नगर थे। जो केंद्र नगर थे उसमें सबसे इंपॉर्टेंट था आपके सामने हड़प्पा, दूसरा था मोहनजोदड़ो, और यह दोनों पाकिस्तान में और भारत में एक नगर है राखीगढ़ी, और दूसरा है आपको जाके धौलावीरा, और तीसरा है लोथल। लोथल को लघु हड़प्पा की संज्ञा दी गई है, ठीक है। और पत्तन नगर कौन से थे? लोथल भी था, धौलावीरा भी था, सुरकोटदा था, तो कई सारे ऐसे पत्तन नगर मिले हैं। और अन्य छोटे नगर में जैसे कालीबंगा पड़ेंगे, रोपर पड़ेंगे, उसके नाम आते हैं। तो नगर कितने भागों में डिवाइड थे? 3 भागों में डिवाइड थे। तो यह मोटी मोटी बातें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं क्यों सभ्यता कहते हैं, समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे, ठीक है। चलिए अब हड़प्पा के जीवन शैली का दूसरा आयाम समझते हैं, सामाजिक सांस्कृतिक आयाम, सोशल कल्चरल लाइफ। जब इतनी महान साम्राज्य का निर्माण हुआ, इतने विकसित शहरों का निर्माण हुआ, तो यह अनुमान लगाया गया कि वहां का समाज जो होगा वह वर्गों में विभाजित होगा, क्लास डिवीजन होगा। और वहां पर समाज में मुख्य रूप से 4 क्लास रहे होंगे। पहला क्लास रहेगा पुरोहित वर्ग, जो विद्वान वर्ग है। दूसरा क्लास होगा वणिक वर्ग, व्यापारी वर्ग, जो व्यापार कर रहा है। तीसरा क्लास होगा श्रमिक वर्ग, जो वहां पर काम कर रहे हैं। और चौथा क्लास होगा योद्धा वर्ग, जो इस सभ्यता के केंद्र की सुरक्षा कर रहे हैं। तो समाज में वर्ग विभाजन जरूर रहा होगा। दूसरा, खुदाई से हमें हथियार नहीं मिले हैं, तो यह कहा जाता है कि हड़प्पा शांति प्रिय था। हड़प्पा के लोग युद्ध प्रिय नहीं थे, वो वॉर नहीं चाहते थे, वो पीसफुली लाइफ को जीना चाहते थे। तीसरा, इस सभ्यता की खुदाई में हमें कई सारी टेराकोटा की मूर्तियां मिली है, उसमें हमें मातृदेवी की मूर्तियां सबसे ज्यादा मिली है। तो कहा जाता है कि यह समाज मातृसत्तात्मक समाज, मैट्रिलिनियल सोसाइटी रहा होगा। समाज में मनोरंजन के साधन भी थे, चेस बोर्ड हमें मिले हैं, कई सारे डाइस मिले हैं। तो समाज में मनोरंजन के साधन हमें दिखाई देते हैं, इंटरटेनमेंट समाज में होता होगा। समाज की भाषा क्या थी, हमें यह जानकारी मिली है कि बलूचिस्तान में एक ट्राइब रहती थी, ब्राह्वी ट्राइब। इनकी भाषा थी ब्राह्वी भाषा, और यही भाषा शायद हड़प्पा के लोग बोलते होंगे, और इसका संबंध द्रविड़ भाषा से है। छठा, हमको यह पता होना चाहिए कि हड़प्पा के समाज के लोगों ने लिपि का आविष्कार कर लिया, और वह कई सारी लिपि हमको मोहरे में मिली है, लेकिन हम उस लिपि को पढ़ने में सफल नहीं रहे। साथ साथ इस सभ्यता में संस्कृति के तत्व दिखाई देते हैं। लोग समाधान करते हैं, और समाधान की 3 प्रक्रिया दिखाई देती है। एक पूर्ण समाधान, कंप्लीट रूप से शव को दफनाने की परंपरा है। एक है आंशिक समाधान, आधे शव को दफनाने की परंपरा है। और इसके बाद होता है दाह संस्कार, कि लोग दाह संस्कार की परंपरा को भी क्या करते थे, मानते थे। तो कई ऐसे स्थल भी दिखाई दिए हैं जहां पूर्ण समाधान में युगल समाधि भी मिली है, और साथ साथ 3 शव भी आपको एक साथ मिले हैं। साथ साथ यह भी देखा गया है कि हड़प्पा के लोग कपड़े पहनते थे, हड़प्पा के लोग आभूषण का प्रयोग करते थे, ऑर्नामेंट्स का प्रयोग करते थे, लिपस्टिक भी हमें मिला है, दर्पण भी हमें मिला है। तो वहां का समाज का एक जीवन जो था काफी उन्नत था। तो आप यह कह सकते हैं कि उनका लाइफ उपयोगितावादी था, यूटिलिटेरियन था। वह भौतिक जीवन को उन्नत करते थे, साथ साथ शांत प्रिय लोग थे, अच्छे जीवन को जीते थे। तो यह उसकी सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन। आइए फोटो के माध्यम से देख लिया जाए। ये देखिए, हमें कई सारी मातृदेवी की मूर्तियां मिली है, कई सारे ऑर्नामेंट्स मिले हैं खुदाई से। तो लोग ज्वेलरी का प्रयोग करते थे, शव दफनाने की परंपरा भी दिखाई देती है, वस्त्रों का भी लोग प्रयोग करते थे। यह क्या है? चेस है। कहां से मिला? लोथल से मिला। गोटियां मिल गई हमें। तो लोग मनोरंजन के साधन भी समाज में थे, ठीक है। आइए हड़प्पा के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन शैली को समझने के बाद हम उनके रिलीजियस लाइफ, धार्मिक जीवन को समझते हैं। और जानने का आधार हड़प्पा से प्राप्त हुई मोहरें हैं, और मोहरों में जो चिन्ह हमें मिले हैं उसके आधार पर हमने यह निष्कर्ष दिया कि हड़प्पावासी प्रकृति पूजक रहे होंगे। प्रकृति की पूजा, नेचर की वर्शिप कई रूपों में दिखाई देता है कि हड़प्पा के लोगों ने पशुओं की पूजा की, हड़प्पा के लोगों ने पेड़ को पूजने मानते थे, हड़प्पा के लोग पक्षी को पूजने मानते थे। साथ साथ हड़प्पा के लोग पृथ्वी की पूजा करते थे, जल की पूजा करते थे, सूर्य की पूजा करते थे। और ये सारे एलिमेंट्स क्या है? प्रकृति से जुड़ा हुआ है। कैसे कह रहे हैं? क्योंकि पशु, पेड़,
पक्षी इसके साक्ष्य आपको सीलों पर दिखाई देते हैं, मोहरे पे दिखाई देते हैं। तो उनके लिए सबसे पवित्र पशु था यूनिकॉर्न। कौन सा था? यूनिकॉर्न। एक श्रृंगी पशु और साथ साथ जो कुबर वाला बैल था उसको भी वह सबसे पवित्र मानते थे। उनके लिए पेड़, पीपल सबसे पवित्र पेड़ था। उनके लिए पक्षी, बत्तख सबसे पवित्र पक्षी था, उसे फाख्ता भी कहते हैं। वो पृथ्वी की भी पूजा करते हैं। हमें कई सारी मातृ देवी की मूर्तियां मिली है। इस आधार पे कहा गया कि वह पृथ्वी को उर्वरता देवी मानते होंगे, इसलिए वह मातृ देवी के रूप में पृथ्वी की पूजा करते हैं। हमें स्नानागार मिले हैं। यह दिखाई देता है कि लोग धार्मिक गतिविधि के लिए जल को पवित्र मानते थे। और साथ साथ सूर्य पूजा के रूप में हमें स्वास्तिक के चिन्ह मिले हैं, हमें चक्र मिला है। यह सूर्य की पूजा का प्रतिबिंब हमें दिखाई देता है। हमें कई सारे फायर अल्टर्स भी मिले हैं, अग्नि कुंड भी मिले हैं। यह दिखाता है कि लोग अग्नि की पूजा करते हैं। ये यज्ञ वेदिकाई हैं। बाद में वैदिक काल में इसका व्यापक स्तर पे प्रयोग किया गया धार्मिक कार्यों के लिए। साथ साथ यह लोग यथार्थवादी भी थे। यह लिंग और योनि की पूजा करते थे, क्योंकि सृष्टि सृजन के लिए लिंग और योनि की भूमिका होती है। एक इंपॉर्टेंट चीज और है कि मोहनजोदड़ो की खुदाई से एक मुहर मिली है और उस मुहर पर एक आकृति दिखाई देती है जिसको आद्य शिव, प्रोटो शिवा, पशुपति का दर्जा दिया गया है। तो यह बातें धर्म से आपको जुड़ती है। तो मोटा मोटी बातें आपको क्या याद होनी चाहिए, देख लेते हैं। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि हड़प्पावासी क्या थे? नेचुरल वर्शिप थे। पशु, पेड़, पक्षी की पूजा करते थे। पृथ्वी की पूजा मातृ देवी के रूप में, जल की पूजा, सूर्य की पूजा, स्वास्तिक चिन्ह और चक्र, कई सारे फायर अल्टर्स मिले हैं। साथ साथ पशुपति शिव आपको जानना होगा, लिंग योनि की पूजा करते थे। तो यह मोटा मोटी बातें किससे जुड़ी हुई है? धर्म से। आइए फोटो को देख लिया जाए। यह क्या है? मातृ देवी की पूजा, मदर गॉडेस। और यह किसका प्रतिबिंब है? अर्थ का। ठीक है। ये कई सारे सील में आपको पशु की आकृति दिखाई दे रही है। ये कौन है? यूनिकॉर्न है। ये कौन है? एक श्रृंगी गेंडा है। यह उस समय के सील हैं। ये क्या मिल गया? स्वास्तिक मिल गया। देखिए, यह नींव आज भी हमें प्रयोग करते हैं। भारत के धार्मिक कार्यों में इस चिन्ह का बहुत बड़ा महत्व है। यह उस समय की प्राप्त हुई लिंग है जो बाद में शिवलिंग का रूप ले लिया और यह कालीबंगा से प्राप्त की गई क्या है? फायर अल्टर्स हैं, अग्निकुंड हैं, यज्ञ वेदिकाएं हैं। तो ठीक है, आगे देखिए। यह आपको पशुपति शिव है जिसको आपको प्रोटा शिवा, आद्य शिव कहा गया। देखिए, इसके दो क्या हैं? सिंह हैं, एक आकृति में बैठा हुआ है। इसके ऊपर लिपि में कुछ लिखा गया है जिसको हम पढ़ने में सफल नहीं रहे। पशु की आकृति उकेरी गई है। नीचे आपको दो हिरन भी है। ठीक है, तो ये कौन हो गया? आद्य शिवा। याद हो जाएगा। कहां से मिली है? ये मोहनजोदारो से मिली है। कहां से मिली है? मोहनजोदारो से। ये फायर अल्टर्स कहां से मिला है? कालीबंगा से मिला है। कहां से मिला है? कालीबंगा। याद रखिएगा सब नाम। ठीक है, चलिए अब सवाल को देख लेते हैं। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? पशुपति, इंद्र, वरुण, ब्रह्मा, विष्णु। सीधा सा आंसर पशुपति। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? देखिए, कई सारी मूर्तियां मिली है टेराकोटा की। लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। तो आप कह सकते हैं कि जो प्री आर्यन थे, भारत में मूर्ति पूजा के आरंभ माना जा सकता है। ठीक है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास किसमें करते थे? आत्मा, ब्रह्म, कर्मकांड कहीं नहीं दिखता है। यज्ञ प्रणाली नहीं दिखता है। आत्मा, ब्रह्म, यह तो दर्शन का विषय है, पता नहीं हमें ये जरूर पता है कि मातृ देवी की लोग पूजा करते थे। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? मातृ शक्ति में। ठीक है, चलिए, हमने हड़प्पा लोगों के जीवन शैली पर हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने वहां का नगर नियोजन देखा, दूसरा हमने सामाजिक सांस्कृतिक जीवन देखा, तीसरा हमने उनका धार्मिक जीवन देखा। अब समझेंगे कि उनका इकोनॉमिक लाइफ क्या था, आर्थिक जीवन कैसा था। तो हड़प्पा की मुख्य एक्टिविटी जो थी वह एग्रीकल्चर थी। क्या थी? कृषि थी। कृषि उनका मुख्य पेशा था। साथ साथ वो पशुपालन भी करते थे, एनिमल हस्बेंड्री भी करते थे। साथ साथ कई सारे हमें इंडस्ट्री के भी साक्ष्य मिले हैं, उद्योग के भी साक्ष्य मिले हैं। इसके साथ साथ हड़प्पा में बाट और माप भी मिले हैं। यह दिखाता है कि मानकीकरण व्यापार का किया गया था। साथ साथ व्यापार में व्यापक समृद्धि थी। यह व्यापार इंटरनली भी होता था और यह व्यापार बाह्य भी होता था। तो मोटा मोटी यह आवरण आपको पता होना चाहिए। जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो आपको पता है कि यह सभ्यता नदियों के किनारे विकसित हुई और नदियों का यह क्षेत्र समृद्ध होता है। तो यहां पर खेती करना आसान होता है, लेकिन लोग खेती के तरीके को सीख
सीख लिए थे और ऐसे हमें कई सारे एविडेंस भी मिले हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो इनके लिए फसल थी वह गेहूं और जौ थी और हमें कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं और एक क्षेत्र है बनावली, बनावली से हमें आपको टेराकोटा का हल मिला है। ठीक है, कालीबंगा राजस्थान में है, बनावली कहाँ है, हरियाणा में है। तो ये दो बातें आपको यहां पर पता होना चाहिए। हमें वहां पर पशुपालन के भी साक्ष्य मिले हैं, पशुओं का प्रयोग कृषि में भी होता था, साथ साथ लोग पशुओं से मिलने वाले उत्पाद से अपनी जीवन शैली में प्रयोग करते थे, अपने जीवन शैली को बेहतर बनाते थे। साथ साथ पशुओं का प्रयोग परिवहन में भी होता था, ट्रांसपोर्टेशन में होता था। कई सारे हमें गाड़ियों के साक्ष्य, इक्का गाड़ी के साक्ष्य हड़प्पा में मिले हैं। ठीक है, तीसरा क्या है, हड़प्पा में इंडस्ट्री। तो जब इंडस्ट्री को समझिएगा तो हड़प्पा में वस्त्र उद्योग बहुत विकसित था, साथ साथ हड़प्पा में शिल्प उद्योग, क्राफ्ट उद्योग बहुत उन्नत था, मृद भांड उद्योग का भी विकास देखा जाता है, साथ साथ आभूषण और मन के उद्योग, सीप उद्योग उस समय के सबसे इंपॉर्टेंट उद्योग थे। वस्त्र उद्योग, क्योंकि हड़प्पावासी कपास को उगाना जानते थे, कपास सबसे पहले हड़प्पा के लोग जानते थे और इसी कपास को यूनानियों ने सिंडन कहा या हिंडोन कहा। सिंडन इसलिए कहा क्योंकि यह सिंध क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। हड़प्पा के लोग शिल्प कला में भी उन्नत थे। यह शिल्प पत्थरों में भी दिखाई देता है, पाषाण में दिखाई देता है, यह शिल्प धातु में दिखाई देता है और यह शिल्प सेल खरी मिट्टी में, पकी हुई मिट्टी में दिखाई देता है। हमें पाषाण की कुछ मूर्तियां मिली है। धातु के रूप में सबसे इंपॉर्टेंट धातु यहां पर कांसे का प्रयोग होता था। कांसे तांबे और टीन से मिलाते थे, 9:1 में यह अनुपात होता था। सेलकरी की हमें कई सारी मूर्तियां मिली है, साथ साथ मोहरें मिली है। यहां का मृदबांड ब्लैक एंड रेड होता था, लाल और काले मृदबांड होते थे और हमें आभूषण, मनकी और बीड इंडस्ट्री मिला है। चन्हू दरो और लोथल से हमें इस उद्योग के साक्ष्य मिले हैं और जो यह आभूषण बनाए जाते थे यह सोने के बनाए जाते थे, चांदी के बनाए जाते थे, साथ साथ यह शंख पर बनाए जाते थे, सीप पर बनाए जाते थे। तो हड़प्पा के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आइए बाट माप की पद्धति को देखते हैं। हड़प्पा में बाट माप की पद्धति भी काफी उन्नत दिखाई देती है। जो हल्के उत्पाद थे और जो भारी उत्पाद थे, दोनों के लिए अलग बाट माप की प्रणाली थी। जो हल्के उत्पाद थे वह बाइनरी प्रणाली पर थी और जो भारी उत्पाद थे वह दशमलव प्रणाली पर थी। वह 160 गुना 320 गुना 640 की प्रणाली पर चलती है और यह 1 गुना 2 गुना 4 गुना 8 गुना 16 की प्रणाली पर चलता है। तो हल्के के लिए बाइनरी प्रणाली, भारी के लिए दशमलव प्रणाली। बाट माप में ही हमें एक हाथी दांत का स्केल मिला है। कहां से मिला है? लोथल से मिला है। तो यह फैक्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और हड़प्पा का व्यापार आंतरिक व्यापार भी होता था। हड़प्पा के वासी आपस में भी व्यापार करते थे। साथ साथ यह मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता के साथ एक्सटर्नल व्यापार भी होता था। ठीक है, तो यह हड़प्पा की इकोनॉमी पर आपको यह पता होना चाहिए। आइए इसको याद कर लेते हैं कि हड़प्पा का आर्थिक जीवन कैसा था। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? कृषि। दूसरा क्या? पशुपालन। तीसरा क्या? इंडस्ट्री। चौथा क्या? बाट माप की प्रणाली। पांचवा क्या? ट्रेड। तो एग्रीकल्चर में हमने बताया गेहूं, जो 9 प्रकार की फसल की खेती होती थी, नदियों के किनारे होती थी। कालीबंगा से क्या मिला है? जूते हुए खेत। बनावली से क्या मिला है? एक टेराकोटा का हल मिला है। तो यह 2 फैक्ट पूछता है, याद करिए। ठीक है, पशुपालन, तो कृषि के लिए पशुपालन, जीवन शैली के रूप में पशुपालन और परिवहन, ट्रांसपोर्ट के लिए पशुपालन करते थे। तीसरा क्या? इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में पहला इंडस्ट्री क्या है? वस्त्र उद्योग है। दूसरा शिल्प इंडस्ट्री। तीसरा मृद भांड, पॉटरी इंडस्ट्री। चौथा आभूषण मनके का इंडस्ट्री। आभूषण मनके के साक्ष्य चुंदरो और लोथल से मिले हैं, यह पता हो। और साथ साथ ये आभूषण सोने, चांदी, सीप, शंख, बहुत सारे धातुओं के बनते थे। मृद भांड ब्लैक और रेड होता था, यह फैक्ट आपको पता होना चाहिए। शिल्प में पत्थरों के शिल्प होते थे, धातु के शिल्प होते थे और सेल खरी से धातु के शिल्प में कांसे का प्रयोग होता था और कांसे तांबे और टीन से बना हुआ है। आपको यह भी पता होना चाहिए कि हड़प्पा के काल में लोहे का प्रयोग नहीं हुआ, लोग लोहे से परिचित नहीं थे। वस्त्र में कपास हमें व्यापक स्तर पर यहां खेती होती थे। यूरोपीय इसे, यूनानी इसे सिंडन या हिंडोन कहते थे। तो यह फैक्ट आपको याद हो गया। चौथा हमने क्या पढ़ा? बाट माप की प्रणाली। 2 पद्धति, हल्के उत्पाद तो बाइनरी, भारी तो दशमलव। 1 गुना 2 गुना 4 गुना 8 गुना 16। ठीक है, ये 160 गुना 320 गुना। व्यापार इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों होता था। चलिए कुछ फोटोज को देख लिया जाए।
ये देखिए कृषि के साक्ष्य मिले हैं, लोथल से डॉकयार्ड मिला है, बाहर से ट्रेड होता था। ये हमें मृत भांड मिले हैं, ये इक्का गाड़ी है, व्यापार होता होगा, ठीक है। ये हमें मनके और आभूषण मिले हैं, ये आपको बाट माप की प्रणाली, और यह लोथल से मिला हाथीदांत से बना हुआ एक स्केल है, ठीक है। क्लियर हो गया ये चीज, आगे देखते हैं। आइए हड़प्पा के व्यापार को समझा जाए। हड़प्पा की समृद्धि का मौलिक कारण क्या था? व्यापार। ये व्यापार आंतरिक भी होता था, बाह्य भी होता था, एक्सटर्नल भी होता था। तो यहां बात करेंगे बाह्य व्यापार। तो बाह्य जो ट्रेड होता था, इसकी जानकारी हमें सुमेरियन अभिलेख से मिली है। और सुमेरियन कौन? मेसोपोटामिया की जो सभ्यता रही है। साथ साथ हमें भारत के सिंधु घाटी सभ्यता के मोहरे मेसोपोटामिया में मिले हैं, और मेसोपोटामिया के मोहरे भारत इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिला है, और लोथल में कई सारे ऐसे मोहरों के साक्ष्य मिले। हमें यह पता लगा कि यह लोग इस क्षेत्र को मेलुहा बुलाते थे। कौन सा बुलाते थे? मेलुहा। और साथ साथ यह क्षेत्र कौन सा था? दिलमून। यह कौन सा था? मगन। आज का ओमान जो मगन कहा जाता है, और आज का जो बहरीन है वह दिलमून है। दिलमून को वह कुछ और नाम से बुलाते थे, वह इसे हाथियों का देश कहते थे। किसका देश कहते थे? एलिफेंट कंट्री कहते थे। यह इसको साफ सुथरा देश कहते थे, क्लीन कंट्री कहते थे। और साथ साथ यह इसको उगते सूर्य का देश कहते थे, उगते सूर्य का देश। तो यह तीनों देश के नाम किसके हैं? दिलमून के हैं। और यह चर्चा कहां की गई है? सुमेरियन अभिलेख में की गई है। जो यहां पर एक उर बोल के स्थल है, यह मेसोपोटामिया का प्रवेश द्वार हुआ करता था, ठीक है। और आपको एक बात, एक शब्द और पता हो कि इस तट को मकरान तट कहा जाता है। कौन सा तट? मकरान तट, ठीक है। तो मोटा मोटी आपको ये शब्द पता लग गए। यह व्यापार का क्या था? माध्यम था। दिलमून बिचौलिए का काम करता था, मगन भी बिचौलिए का काम करता था। व्यापार किससे हो रहा है? मेसोपोटामिया से। अगर आप इस रूट से घुसिएगा तो आपको इस दोनों को क्या देना होगा? थोड़ा सा पैसा देना होगा। और दिलमून को वो कुछ नाम से बुलाते थे, इस क्षेत्र को क्या बुलाते थे? मेलुहा के नाम से बुलाते थे। साथ साथ इस व्यापार के लिए भारत में कई सारे पोर्ट थे, पत्तन नगर थे। उसमें एक इंपॉर्टेंट कौन सा है? लोथल। दूसरा कौन सा है? सुरकोटदा। याद रखिएगा, सुरकोटदा। ये दोनों कहां पर हैं? गुजरात में है। और आपको एक है बालाकोट, कहां पर? बलूचिस्तान, बालाकोट। और एक आपको सुतका गेंडो, जब सबसे वेस्ट हिस्सा है। तो यह दोनों भी क्या थे? पोर्ट थे। तो ये हड़प्पा नगर के पत्तन नगर कितने हो गए? 4 हो गए, ठीक है। चलिए अब हमने हड़प्पा के जीवन शैली में क्या क्या पढ़ लिया। हमने पहले उनकी नगरीय लाइफ को देख ली, हमने उनके सामाजिक जीवन को देख लिया, हमने उनके सांस्कृतिक, हमने उनके धार्मिक, आर्थिक। एक जीवन और कौन सा बचा हुआ है? राजनीतिक, पॉलिटिकल सिस्टम। तो पॉलिटिकल सिस्टम में हमें खुदाई से जो जानकारियां मिली, उसके आधार पर यह निष्कर्ष दिया गया। यह निष्कर्ष सबसे पहले पिगट साहब ने दिया, स्टुअर्ट पिगट ने, कि यह साम्राज्य पुरोहितों के कंट्रोल में रहा होगा, विद्वानों के कंट्रोल में रहेगा, क्योंकि बिना विद्वता के इतने महान साम्राज्य का निर्माण नहीं किया जा सकता। और कुछ इतिहासकार यह भी मानते हैं कि व्यापारियों ने इस सभ्यता को उन्नत किया, तो इस सभ्यता पर राजनीतिक नियंत्रण व्यापारियों का रहा होगा। पिगट साहब वही हैं जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को ट्विन कैपिटल बुलाते हैं इस सिविलाइजेशन की। तो कोई भी निष्कर्ष हो, लेकिन यह बात जरूर है कि वहां राजनीतिक व्यवस्था एक समृद्ध राजनीतिक व्यवस्था थी, जिन्होंने अच्छे नगरों का भी विकास किया, अच्छे व्यापारिक केंद्रों का विकास किया, और साथ साथ कला और संस्कृति के तत्व भी समाज में विकसित हुए। तो एक स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम जरूर रहा होगा, ठीक है। अब चलिए थोड़े प्रश्नों को कर ले, इस जीवन शैली से संबंधित क्या क्या सवाल आए हुए हैं। चलिए पहला सवाल क्या है? हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का उपयोग हुआ है? तो लाल और काला। तो लाल आंसर हो जाएगा, ठीक है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? देखिए, हाथी मिला है, गाय मिला है, घोड़ा मिला है, लेकिन शेर के अवशेष हमको इस सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए। हमें बाघ मिला है, हमें चीता मिला है, ठीक है, लेकिन हमें शेर के अवशेष नहीं मिले, ठीक है। नेक्स्ट आइए, कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहां किया गया? भारत में किया गया, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता पर किया गया। यूनानी इसको क्या बुलाते थे? हिंडन या सिंडोन। हड़प्पा कालीन स्थलों से अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो कौन सी प्राप्ति नहीं हुई है? लोहा। सोना चांदी तो मिला ही है, तांबा मिला है, और तांबे से क्या बन गया? कांसा बन गया। कितने अनुपात में? 9:1 में। क्या मिल गया? 1 का अनुपात 3 का। और यह तांबा आता कहां था? आता कहां से था? खेतरी। खेतरी कहां है? राजस्थान में तांबा की खाने। और यह सोना चांदी कहां से आता था? यह अफगानिस्तान से आता था, ईरान से आता था, ठीक है। यह भी सवाल आपका क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता सबसे पहले कहां मिली है? सीधी सी बात है, हड़प्पा संस्कृति, ठीक है। ताम्रपाषाण संस्कृति में चांदी था नहीं, वैदिक बाद में है, बाद में सब बात का काल है, ठीक है। सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का प्रयोग किया? देखिए, सोना, चांदी, तांबा, लोहा। सोचिए कौन सा उत्तर होगा, तो दिमाग लगाइए।
बता दिया हमने अपने पाषाण काल के वीडियो में बताया था। सबसे पहले भारत में ग्रामीण संस्कृति का विकास हुआ। ये ग्रामीण संस्कृति नवपाषाण संस्कृति न्यूलिथिक कल्चर थी। उसके बाद यह कल्चर चालकोलिथिक कल्चर में कन्वर्ट हुआ और चालकोलिथिक कल्चर ब्रोंज एज कल्चर में विकसित हो गया। और ब्रोंज एज कल्चर ही क्या था? हड़प्पन सिविलाइजेशन था। चालकोलिथिक कल्चर में हम तांबा का प्रयोग करते थे, साथ साथ पाषाण का प्रयोग करते थे। और यहां पर प्रयोग किसका करने लग गए? कांस्य का करने लग गए। उत्तर क्या हो जाएगा? तांबा हो जाएगा। सबसे पहले तांबे की धातु का प्रयोग हुआ। ठीक है, चलिए इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको यह समझाने का प्रयास किया इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में कि वह क्या कारण थे जो इस सभ्यता को जन्म देती है, वह कौन लोग थे जिन्होंने इस सभ्यता को जन्म दिया, वह कौन विद्वान थे जिन्होंने इस सभ्यता की खोज की। हड़प्पा सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग कैसी लाइफस्टाइल को जीते थे, आपके पास यह आवरण क्लियर हो गया है। और साथ साथ क्यों इसको हम सिविलाइजेशन कहते हैं। यह हड़प्पा सीरीज का पहला वीडियो था। दूसरे वीडियो में हम क्या बात करेंगे कि सिविलाइजेशन के पतन के क्या कारण हैं, वो क्या कारण हैं जो इस सभ्यता को नष्ट कर दिए। साथ साथ हड़प्पा सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन से जो हमें खुदाई से जो स्थल प्राप्त हुए, वह स्थल, वह एविडेंस, वह आइटम्स क्या हैं, उसके बारे में आपको जानना है। सवाल यहां से पूछे जाते हैं। उसके बाद सबसे लास्ट में हम यह बात करेंगे कि क्यों सिविलाइजेशन आज भी है, जिंदा है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको चीजें समझाने का प्रयास किया गया है। आप जरूर कमेंट कीजिए कि आपको क्या सुझाव देने हैं और क्या क्या आप अपेक्षा करते हैं। थैंक यू आप सभी का इसको देखने के लिए। चलिए मिलेंगे हड़प्पा के दूसरे सीरीज में, दूसरे वीडियो में। थैंक यू आप सभी का।